हेलो स्टूडेंट्स, राजेश सर एजू पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10th का साइंस जो है पहला चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ। जो यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाने वाले हैं वही मैं आपको हर एक वीडियो में दूंगा, हर एक चैप्टर से। देखिए, बहुविकल्पीय पहले जाएगा, उसके बाद आपको उस चैप्टर का 2 नंबर वाला जाएगा, फिर 4 नंबर वाला जाएगा, फिर 6 नंबर वाला जाएगा। ऐसे करते हुए हर एक चैप्टर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वही आप तक पहुंचेगा। इसलिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो हर एक वीडियो जाएगा और महत्वपूर्ण प्रश्न, हर एक चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पास पहुंच जाएगा और आपको उसको स्टडी कर लेनी है, जिससे आपके बोर्ड परीक्षा में उसमें से जो भी प्रश्न आएगा आप उसे अच्छे से हल कर सकें। तो मैं आपकी पढ़ाई एकदम आसान कर दे रहा हूं ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, इधर उधर ना भटकना पड़े। ज़रूरत की चीज़ें आपको दे दी जा रही है, आप उसको पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद तब परीक्षा में जाइए, देखिए कितना अच्छा नंबर आपको मिलेगा। आज मैं बहुविकल्पीय प्रश्न ले करके आया हूं पहले पार्ट का। इसके बाद दूसरा जो 2 नंबर का जाता है अति लघुत्तरीय, वो आपके पास जाएगा। फिर उसके बाद 4 नंबर वाला जाएगा, फिर 6 नंबर वाला। तो हम आज इसको स्टार्ट करते हैं। और क्या क्या प्रश्न जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैंने 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को नोट किया है जो आपको एक एक करके समझा देता हूँ। आप भी समझ लीजिए और नोट्स भी कर लीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे। चलिए देखिए, पार्ट से चूज किया गया प्रश्न है। देखिए, इसमें ये कहा जा रहा है कि पहला रासायनिक समीकरण BaCl2 जो जलीय विलयन है, H2SO4 ये भी जलीय विलयन है। और फिर देखिए इनमें से बी बनेगा, ये एरो लगा के क्या बनेगा, ये यानी इसका क्या आपका उत्पादन होगा, उत्पाद क्या होगा। BaSO4 ठोस होगा, बेरिलियम सल्फेट हो जाएगा, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, 2HCl जलीय विलयन हो जाएगा। अब आपको इसमें से ये कह रहा है कार का ये अभिक्रिया है, तो ध्यान से देखिए, लिखा है योगात्मक अभिक्रिया, निराकरण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, योगात्मक तो होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि योगात्मक अभिक्रिया होती है जो 2 या 2 अधिक पदार्थों को मिला के नया पदार्थ बनता है, तो वहाँ ये कुछ नहीं है। देखिए, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। निराकरण भी नहीं हो सकता, इसलिए देखिए इसमें एक ठोस बन रहा है, इधर एक जल बन रहा है और उसके ऊपर ठोस अवक्षेप प्राप्त हो जा रहा है, तो इसलिए अवक्षेपण अभिक्रिया होगी। क्योंकि यहाँ पे अवक्षेप जब प्राप्त होता है तो उसको बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया, तो याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 2, Fe2O3 + 2Al और Al2O3 + 2Fe यह अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो आप यहाँ देखिए, पहले ऑप्शन देखेंगे, वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। अब यहाँ सस्पिशन ये है कि इसमें से कौन सा होगा। तो सबसे पहले समझने का आसान तरीका देखिए, इसमें आपको मैं यहाँ समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ जो है Fe2 है, देख रहे हैं ना, और यहाँ देखिए Al2 आ गया। अब Fe2 के जगह पे देखिए, यहाँ Fe2 यहाँ आ गया, ये हट के इसके साथ लग गया, और O3 आ करके यहाँ पर देखिए लग गया, यानी Al2 के साथ O3 लग गया, ये निकल के इसके साथ लग गया, और Fe2 तो अलग हो गया। मतलब कि जो आपका ये ऑक्सीजन और Al2 का आपस में बदलाव और जुड़ाव हो रहा है, इसी को ध्यान में रखना है। तो इसमें देखिए Al2 बिल्कुल अलग हो जा रहा है, Al2 जो है ना बिल्कुल अलग हो जा रहा है। तो जब Al2 बिल्कुल अलग हो जाएगा और Fe2 अलग हो जाएगा, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, देखिए यहाँ पे विस्थापित हो रहा है। तो ये जानते हैं आप कौन सा होगा, इसमें देखिए विस्थापन अभिक्रिया होगा, क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया में सिर्फ एक जगह से ही बदलता है, यानी कि एक जगह से उसका स्थान बदलता है। तो यहाँ देखिए सिर्फ एक ही परमाणु का ना स्थान बदला है, इसमें यहाँ पर देखिए Al2 था तो वो यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पर आ गया, तो ये आपस में हो गए, तो इसलिए विस्थापन। अगर 2 में बदलता ना तो द्विविस्थापन होता। जैसे यहाँ देखिए BaCl2 Na2SO4 और BaSO4 + 2NaCl रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो यहाँ पर देखिए ठीक से ध्यान से कि अगर आप देखिए इसमें 2 बदलाव हो रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए
SO4, यहाँ देख रहे हैं BaSO4, यानी SO4 निकल के इसमें आ गया और Cl2 निकल के इसमें आ गया। देखिए यहाँ Na2Cl2, यानी इसका मतलब ये इसमें आ गया। तो अब इसमें दोनों बदलाव हो रहा है, इसका इसमें जा रहा है, इसका इसमें, तो दो द्विविस्थापन अब क्रिया होगा, ये द्विविस्थापन। दो में अगर दो बदलाव करे परमाणु तो वहाँ पे द्विविस्थापन, और एक बदलाव करे तो वहाँ पे एक विस्थापन अब क्रिया होता है, याद रखिएगा। अब चलिए देखते हैं अगला, चौथा कह रहा है, ध्यान से देखिए। चौथा जो कह रहा है कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का अभिक्रिया है। आपको पता है कि लोहा जब खुले में होता है और उस पर पानी वगैरह गिरता है, शीत वगैरह गिरता है, तो उस पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिस ऑक्सीजन के वजह से वहाँ जो लोहा का हाइड्रोजन होता है वो ह्रास होने लगता है ऑक्सीजन के वजह से। तो इस तरह से वहाँ ऑक्सीकरण की अभिक्रिया शुरू हो जाती है, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। यानी लोहे का पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। चाहे लोहा पे हो या कोई भी धातु, अगर उस पर ऑक्सीकरण होता है तभी उस पर जंग पकड़ता है, यानी मूर्छा पकड़ता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण हुआ है उसको। अब देखिए अगला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। शाक सब्जियों, ऐसे समझिए, आप देखे होंगे कोई भी जैविक पदार्थ तो जीवों से प्राप्त होता है, जैसे मान लीजिए गोबर हो गया, जैसे मान लीजिए घास फूस हो गया, या और घर से निकले हुए छिलके पदार्थ हो गए, तो वो जब सड़ता है तो उसमें से उष्मा निकलता है, देखिएगा वो गर्म लगता है, गर्म होता है। कोई भी जैविक पदार्थ जब सड़ता है ना तो उसमें से उष्मा निकलती है, उसमें वो गर्म हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे। देखिए उष्मा शोषी, तो आप जानते हैं उष्मा शोषी का मतलब अगर हाथ पे रखेंगे अब क्रिया होगा तो हाथ ठंडा हो जाएगा, तो उष्मा शोषी कहलाएगा। अगर हाथ पे रखे गर्म होने लगेगा, जैसे आप थोड़ा सा सरफ ले लीजिए और हाथ आपका गर्म हो गया, उष्मा निकलने लगता है। चूना और पानी मिला दीजिए, बिना बूझा हुआ चूना पानी में मिला दीजिए, देखिए उसमें से भाप निकलने लगा, तो उस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, उष्माक्षेपी। यानी जिसमें अभिक्रिया हो और उसमें से उष्मा निकल रहा हो उसको हम क्या बोलेंगे, उष्माक्षेपी। और जो उस जिसमें डालने से जो क्रिया हो और वो ठंडा हो जाए तो उसको बोलते हैं उष्मा शोषी, यानी उष्मा शोषित कर रहा है। तो देखिए सब्जी वगैरह जब सड़ता है ना तो वो गर्म हो जाता है, गर्म होने का मतलब उसमें से उष्मा निकल रहा है, तो इसलिए उसको बोलेंगे उष्मा छेपी अभिक्रिया। ठीक है, ये सब्जी वगैरह घास फूस वगैरह सड़ता है, गोबर वगैरह, तो इसको उष्मा छेपी अभिक्रिया बोलते हैं, उष्मा निकलता है। अगला देखिए, आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है। आप लोग देखे होंगे, खरीदे होंगे, जब हम लोग जाते हैं चिप्स वगैरह खरीदते हैं तो बाप रे बाप लगता है इसमें ढेर खावा, खूब खाई जाए, भर पेट मिली। अब देखा जाए जब उसको खोलते हैं तो कितना मिलेला, है तने तो रबे करला 5 ग्राम, यानी उस 5 ग्राम का हम 5 रुपये 20 रुपये 10 रुपये दे ही देते हैं। तो उसके अंदर जो फूला हुआ पाकिट इतना बड़ा फूला रहता है, बताइए पकिटिया तो इतना बड़ा फूला रहता है, तो पकिटिया में भर पाकिट थोड़े रहता है, उसमें इतना रहता है, तो फूला रहता है, तो क्या भरा जाता है उसमें, कौन सी गैस भरा जाता है और क्यों भरा जाता है। तो देखिए उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, और इसलिए भरी जाती है ताकि चिप्स जो है ना वो तेल में तला जाता है और उसको तुरंत पैकेट में पैक कर दिया जाता है। अगर वो तेल का बाहरी वातावरण से लगेगा तो उसमें नमी अवशोषित हो जाएगी, ऑक्सीजन उसमें आ जाएगा, फिर उसमें एक अभिक्रिया रासायनिक प्रारंभ हो जाएगी जो उसको विकृत गंधिता में बदल देगी, यानी उसको सड़ा गला देगी, यानी उसमें से दुर्गंध आने लगती है और वो चीज़ बेकार लगने लगती है, स्वाद भी बदल जाता है, उसकी जो कुरकुराहट होती है वो भी खत्म हो जाती है। तो उसको जो होता है ना, तो उसी को हम नाइट्रोजन गैस इसलिए भर देते हैं ताकि उस तेल वगैरह का जो है विकृत गंधिता उत्पन्न ना हो। ठीक है, हाइड्रोजनीकरण नहीं होता है तेल का, तो इसलिए सुरक्षित रहता है, और वो मतलब वो क्या बोलते हैं, सीमता उमता नहीं है, मतलब कि उसके अंदर मॉइस्चराइजर जो होते हैं आर्द्रता नहीं आती है, तो इसलिए उसके अंदर क्या भर देते हैं, चिप्स के नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। देखिए ये नाइट्रोजन गैस भर दिया गया है, तो ये हो गया आपका नाइट्रोजन गैस। ठीक है, आप समझ जाइए कोई भी पैकेट जब फूला हुआ हो तो उसमें भर के तो रहेगा नहीं, तो उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया है ताकि वो क्या हो, खराब ना हो। ठीक, इसलिए अब अगला देखिए, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया। आप जानते हैं श्वसन जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में एक अभिक्रिया होती है, और इस अभिक्रिया की वजह से हमारे बॉडी में ऊर्जा मिलती है, और इस ऊर्जा को के वजह से हम शरीर को काम पर लेकर जाते हैं,
और ये ऊर्जा बनती है तो शरीर में ऊष्मा भी निकलती है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो ऊर्जा बनती है, एनर्जी, सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन, यानी हम सांस लेते हैं तभी तो ऑक्सीकरण होता है खाना का, तो खाना से हमको ऊर्जा मिलती है तो ऊष्मा होता है। तो ये किस प्रकार की अपक्रिया है, देखिए यहाँ ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, याद रखिएगा। सांस भी हम लेते हैं, खाना पचता है, उसमें से ऊर्जा निकलता है, शरीर हमारा गर्म हो जाता है, तो उसको ऊष्माक्षेपी अपक्रिया बोलते हैं। अब देखिए दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। जब दूध से दही बनता है तो किस प्रकार का परिवर्तन है, आप पता होगा रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के जो अणु होते हैं ना बिल्कुल बदल जाते हैं। भौतिक में क्या होता है कि बदलते नहीं है। भौतिक क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि अगर पानी है, पानी से बर्फ होगा, बर्फ से फिर पानी बन जाएगा। H2O ही जब बनेगा ना तो H2O पानी यानी जल H2O ही बना रहेगा, बर्फ में भी और जल में भी, चाहे वो बादल में भी हो, वाष्प में वही बना रहेगा H2O। लेकिन जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो H2O न हो करके वो कुछ और हो जाता है, यानी उसके आपस में संरचना यानी रासायनिक जो अणुओं की संरचना होती है बिल्कुल बदल जाता है। इसलिए रासायनिक परिवर्तन अगर एक बार हो गया तो दोबारा पुनः उसकी स्थिति नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे अगर आप दूध से दही जमा दिए तो दही से दूध नहीं मिलेगा आपको, लेकिन अगर बर्फ से पानी बन गया, पानी से बर्फ, तो कोई भी चीज़ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से भौतिक परिवर्तन होता है। बर्फ का आप पानी में बनना, पानी से बर्फ, और लेकिन दही से दूध से दही बनना क्या है, रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए 9वां क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। नाइट्रोजन का लेड नाइट्रेट देखिए PbNO3 होता है। लेड नाइट्रेट PbNO3 होता है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत, थोड़ा सा अंतर है। तो ये लेड नाइट्रेट जो होता है PbNO3 होता है। चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, यानी कि उसको संक्षारण कहते हैं। जब मूर्छा वगैरह लग जाए किसी भी पदार्थ पे, उसके ऊपर जब कोई भी धातु है उसके ऊपर कोई भी पदार्थ अगर चढ़ जाता है, काला हो जाता है, तो उसको हम संक्षारण बोलते हैं, यानी कि मूर्छा का लग जाना, जंग लग जाना, यानी कि वो संक्षारण मतलब अब वो खराब होने लगता है। तो काला परत जमने का कारण होता है, उसको बोलते हैं संक्षारण। तो इस तरह से आपके ये 10 प्रश्न हैं। इसके बाद मैं आपको बहुविकल्पीय के जगह पर मैं आपको अति लघुत्तरीय 2 नंबर वाला प्रश्न लेके आऊँगा, मस्ट इंपॉर्टेंट, जो इसी चैप्टर से होंगे। इसके बाद 4, इसके बाद 6 मैं बता चुका हूँ, बताऊँगा नहीं। और अगर आप मेरे चैनल पर हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए हो तो, पुराने हैं तो देख ही रहे। और सिर्फ देखिए मत वीडियो, सब्सक्राइब भी करिए। कोई पैसा और कोई कीमत नहीं चुकाना पड़ेगा, सब्सक्राइब करने में आपका क्या जाता है, और आप ही के फायदे के लिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए आपको हमेशा वीडियो मिलता रहेगा। नहीं तो कभी कभार आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, कभी देख लिए उसके बाद फिर छूट जाएगा, फिर हम भूल जाएंगे और आप कहीं और चले जाएंगे। तो इस तरह से आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो रेगुलरिटी मेरे पास से बनी रहेगी और वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सिर्फ इसी का नहीं, हर विषय का मैं आपको वीडियो उपलब्ध करा रहा हूँ, मेरे चैनल पर जा करके चेक कर लीजिए। और महत्वपूर्ण प्रश्न, जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है वही मैं डाल रहा हूँ वीडियो पे, फालतू का नहीं। अभी इस समय पढ़ा नहीं रहा हूँ, प्रश्नों को डाल रहा हूँ ताकि बच्चे समझें, लिखें और याद करें और जाके परीक्षा में अच्छे नंबर पाएं।